हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12th की बायो की एनसीईआरटी का चैप्टर 13 देखने वाले हैं। और ये हम इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि क्लास 12th की एनसीईआरटी के जो लास्ट के चैप्टर्स हैं दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव। और यूपीएससी ने बहुत सारे जो बेसिक क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी प्रीलिम्स में वो इन्हीं चैप्टर्स में से पूछता है। तो अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। और अगर आपने 2020 का प्रीलिम्स का पेपर देखा है या फिर अगर आपने मेरी वीडियोस भी देखी हैं जिसमें मैंने 2021 प्रीलिम्स के पेपर का एनालिसिस किया है तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं एनवायरनमेंट सेक्शन से वो बहुत ही बेसिक्स हैं। तो वो जो क्वेश्चंस है जो बेसिक्स क्वेश्चन है उनको पढ़ने के लिए उनको कवर करने के लिए बेस्ट सोर्सेज एनसीईआरटी। तो इसमें हम आज चैप्टर 13 देखने वाले हैं विच इज़ अबाउट ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। और ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने शंकर आईएएस पढ़ी है या फिर नहीं पढ़ी है तो भी दिस चैप्टर विल बी वेरी हेल्पफुल और यहाँ से आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। ऑल्सो दिस वीडियो इज़ फॉर बिगनर्स एंड वेटरन्स ऑल्सो दोज हु हैव नॉट रेड दी एनसीईआरटी। अगर आपने एनसीईआरटी का बायो की एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ी है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल वीडियो। और चलिए तो हम इसे स्टार्ट करते हैं नाउ। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें बस ऐसे बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है कि जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है इट इज़ वेरी डाइवर्स एंड वेरी कॉम्प्लेक्स। इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसमें बेसिकली यही बोला है, एज सच कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं नाउ व्हाट इज़ इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट विच स्टडीज़ द इंटरैक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स फिजिकल एबायोटिक एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजी क्या करती है? इंटरैक्शन को पढ़ती है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, जैसे दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इंटरैक्शन हो रही है वो पढ़ती है। देन बिटवीन organisms and the abiotic environment. environment is our environment क्या है? abiotic है। तो organism और abiotic environment के बीच का भी interaction ecology पढ़ती है। next ecology is basically concerned with 4 levels of biological organization। 4 लेवल के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनिज्म, सेकेंड इज़ पॉपुलेशन, थर्ड इज़ कम्युनिटी एंड फोर्थ इज़ बायोम्स। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर पॉपुलेशन है, ये हो गया ऑर्गेनिज्म, देन हो गया पॉपुलेशन, देन क्या हो गया? कम्युनिटी, एंड इसके ऊपर क्या हो गया? बायोम। तो ये है इकोलॉजी। नाउ ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट। Ecology at organismic level is essentially physiological ecology which tries to understand how different organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also reproduction। तो ecology क्या करती है? It tries to understand कि how animals have adapted themselves to their environment not only in terms of survival but also reproduction। बस ये नहीं कि how they are surviving but also how they are रिप्रोड्यूसिंग। नाउ यहाँ पे ये जो ग्राफ है इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल ग्राफ और इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एनुअल टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन से हाउ डिफरेंट बायोम्स आर क्रिएटेड। तो अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर इज़ वेरी हाई एंड रेनफॉल इज़ वेरी लो, तो क्या बन जाता है? डेजर्ट। एंड देन डेजर्ट के बाद थोड़ा सा जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ी सी ज़्यादा रेनफॉल जहाँ पे होती है वो क्या होता है? ग्रासलैंड, बट स्टिल हाई टेम्परेचर है। नेक्स्ट फिर क्या है? टेम्परेट फॉरेस्ट, देन कॉनिफेरस फॉरेस्ट एंड देन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, दिस इज इस साइड में रेनफॉल है और इस साइड में टेम्परेचर है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होती है तो वो डेजर्ट, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और रेनफॉल कम है तो डेजर्ट है, जहाँ पे टेम्परेचर है बट स्टिल रेनफॉल है तो वो क्या है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो हमारे इक्वेटर्स पे होते हैं। नाउ आर्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा, तो यहाँ पे टेम्परेचर इज़ वेरी लेस, ऑल्सो रेनफॉल इज़ लेस, जैसे कि लद्दाख।
नहीं, लद्दाख तो टुंड्रा नहीं है, बट इट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट। तो और ये क्या है, आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, ये कहाँ पे पोल्स पे मिलते हैं। ये हमें नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑन प्लैनेट अर्थ लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन फ्यू फेवरेबल हैबिटेट्स बट इवन इन एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट्स। तो ये क्या बोल रहे हैं कि लाइफ एग्जिस्ट नॉट ओनली इन, बस ऐसा नहीं है कि लाइफ थोड़ी जगह पे ही है, लाइफ हर जगह पे है। ऑल्सो जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स है जहाँ पे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि लाइफ होगी, वहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। जैसे कि राजस्थान के डेजर्ट में, रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट में, डीप ओशन ट्रेंचेस, टॉरेंशियल स्ट्रीम्स, परमाफ्रॉस्ट, पोलर रीजन्स, हाई माउंटेन्स, थर्मल स्प्रिंग्स, स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट, ये सारे ऐसे एनवायरनमेंट्स है विच आर वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव, स्टिल लाइफ एग्जिस्ट। एंड इवन आर इंटेस्टाइन, तो हमारे इंटेस्टाइन में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, कुछ माइक्रोब्स एग्जिस्ट करते हैं। नाउ यहाँ पे कुछ इमेजेस दी गई हैं, तो ये एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की है, ये डेसिडियस फॉरेस्ट की है, ये डेजर्ट की है, एंड ये सी कोस्ट की है, ये सी है इधर पे। तो नेक्स्ट क्या है, what are the key elements that lead to so much variation in physical and chemical conditions of different habitats। तो अब हमने देख लिया कि बहुत सारे habitats है different, but what are the reasons behind it, why there are so much variation in different habitats। Now the most important ones are, सबसे ज़्यादा important ones क्या है, temperature, water, light and soil। तो सबसे ज़्यादा important क्या है, temperature, water, लाइट, सनलाइट एंड सॉइल, ये चार चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड इनकी वजह से हैबिटेट्स में वेरिएशन आता है। नाउ द हैबिटेट इंक्लूड्स बायोटिक कंपोनेंट ऑल्सो, पैथोजेंस, पैरासाइट, प्रीडेटर्स एंड कॉम्पिटिटर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म with which they interact constantly। हैबिटेट में बायोटिक कंपोनेंट्स भी आते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स, कॉम्पिटिटर्स, इन सब के बीच में कांस्टेंट इंटरेक्शन चलता रहता है। ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ एन इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशंस दैट इट कैन टॉलरेट, diversity in the resources it utilizes and a distinct functional role in the ecological system, all this together comprise a niche। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट कंडीशंस होते हैं विच इट कैन टॉलरेट। कोई ऑर्गेनिज्म ठंडी में रह सकता है, कोई गर्मी में रह सकता है। ऑल्सो बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है इन द रिसोर्सेज विच इट यूजेस। तो किसी को हवा चाहिए, किसी को पानी चाहिए, एंड इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट, और सबका रोल भी अलग है एनवायरनमेंट में। सब एक चीज़ नहीं करते, कोई डेट्रीवरस होते हैं, कोई ओमनीवरस होते हैं, कोई कार्निवरस होते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट रोल है इकोलॉजिकल सिस्टम में, एंड ऑल दीज टुगेदर कंप्राइज अ नीश। तो ये सब जो टर्म्स आ रही हैं ना यहाँ पे, एंड दे आर एक्सप्लेन्ड सो इन सच अ सिंपल मैनर, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंड यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चंस फ्रेम करता है इन सब टर्म्स से। तो आप इन लेक्चर्स को अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए, और उसके बाद व्हेन यू विल रीड एनसीईआरटी तो इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू। तो इसीलिए डू वॉच दीज लेक्चर्स। और ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। तो अब हम क्या देखेंगे, एबायोटिक। तो दो टाइप एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट के दो टाइप होते हैं, एक होता है एबायोटिक एंड दूसरा होता है बायोटिक। तो बायोटिक क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स, जो भी जिनमें लाइफ है, दे आर बायोटिक। एबायोटिक क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आर अबायोटिक। So now we will see major abiotic factors in an environment। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलिवेंट फैक्टर। और आपको पता होगा कि टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स एंड ऑल्सो फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन टॉप्स। तो इक्वेटर पे टेम्परेचर इज़ वेरी हाई एंड माउंटेन्स पे बहुत कोल्ड होता है, पोल्स पे बहुत कोल्ड होता है। सिमिलरली प्लेन्स पे बहुत
हाई टेम्परेचर होता है एंड माउंटेन्स पे कोल्ड होता है. ऑल्सो इट रेंजेस फ्रॉम सब ज़ीरो इन पोलर एरियाज टू हाई ऑल्टीट्यूड पे. तो हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होता है. डेजर्ट्स में अलग है, पोलर रीजन्स में अलग है. यूनिक हैबिटेट सच एज थर्मल स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर एवरेज टेम्परेचर एक्सीड 100 डिग्री दे ऑल्सो एग्जिस्ट. तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स जहाँ पे टेम्परेचर एक्सीड्स 100 डिग्री. कैन यू इमेजिन 100 डिग्री? 100 डिग्री पे पानी बॉयल होने लगता है, तो उससे ज़्यादा टेम्परेचर है उन जगहों पे. नाउ वी नो दैट मैंगो ट्री कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कैनेडा एंड जर्मनी. स्नो लेपर्ड्स आर नॉट फाउंड इन केरला. टूना फिश इज़ रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड. से तो सबको पता है, बट इसका रीज़न क्या है कि हर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हर एनवायरनमेंट के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. नॉट ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव इन ऑल एनवायरनमेंट. और ट्रॉपिकल में जो एनिमल्स या फिर प्लांट्स जो पाए जाते हैं, दे कैन नॉट सर्वाइव इन पोलर रीजन्स. तो ऐसे जो भी एनिमल्स मिलते हैं वो हर एक एरिया स्पेसिफिक होते हैं. Now, a few organisms can tolerate and thrive in wide range of temperature. They are called eurythermal. तो अभी मैंने आपको बोला था कि not all organisms can survive in all environments, but थोड़े organisms होते हैं which can tolerate and thrive in wide range of temperature. बहुत ज़्यादा temperature difference पे भी they can survive. They are called eurythermal, but a vast majority of them are restricted to a narrow range of temperature. Such organisms are called stenothermal. ठीक है, तो यहाँ पे 2 टर्म्स बोले हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. यूपीएससी कभी भी इनसे क्वेश्चन पूछ सकती है. तो फर्स्ट क्या है? यूरीथर्मल. यूरीथर्मल क्या है? ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन टॉलरेट कर सकते हैं, वो यूरीथर्मल है. एंड विच कैन नॉट टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, वो क्या है? स्टेनोथर्मल. जो ज़्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर सकते हैं वो स्टेनोथर्मल. द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट देयर जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. तो जो जितना टेम्परेचर टॉलरेट कर पाएगा वो उतना ही एरिया में रहेगा ना. अब जो ज़्यादा टॉलरेट कर पाएगा वो ज़्यादा एरियाज़ में फाउंड होगा, बट जो थोड़ा ही टॉलरेट कर पाएगा वो ओनली अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में मिलेगा. नाउ नेक्स्ट इज, तो फर्स्ट क्या था? टेम्परेचर. सेकेंड इज वाटर. वाटर इज़ अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म. और प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज हेविली डिपेंडेंट ऑन वाटर. तो प्लांट्स को वाटर के बिना तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, एंड ह्यूमंस भी नहीं, प्लांट्स भी नहीं, एनिमल्स भी नहीं, सबको पानी चाहिए. तो सबका डिस्ट्रीब्यूशन इज हेविली डिपेंडेंट ऑन वाटर. For aquatic animals, the quality of water becomes important. Now यहाँ पे एक चीज़ ये important है कि aquatic animals के लिए पानी बहुत ज़्यादा important हो जाता है. बस पानी ही नहीं, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए. अगर ख़राब क्वालिटी हुई, क्वालिटी डिक्रीज़ हो गई, पोल्यूटेड हो गया वाटर, तो aquatic animals start dying. The salt concentration measured as salinity in parts per million is less than 5 in inland water. तो ये जो है सॉल्ट, एक पानी में कितना सॉल्ट होता है, तो अगर ये इनलैंड वाटर है तो इट इज़ लेस देन 5 ppm. तो इनलैंड वाटर के लिए इट इज़ लेस देन 5 ppm. 30 to 35 होता है इन सी एंड मोर देन 100 इन हाइपरसैलाइन. तो जैसे कि रेड सी है, उन सब जगहों पे बहुत ज़्यादा सैलिनिटी होती है. दे आर हाइपरसैलाइन वाटर्स. Now, some organisms can tolerate a wide range of salinities. यूरोहेलाइन. अब वैसे ही हो गया जैसे कि टेम्परेचर में था. यहाँ पे जो टेम्परेचर को ज़्यादा टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते थे उन्हें यूरीथर्मल बोलते थे. यहाँ पे जो ज़्यादा सैलिनिटी टॉलरेट कर सकते हैं उन्हें यूरीहेलाइन बोलते हैं. बट अदर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज. जो बहुत थोड़ा सा टॉलरेट कर सकते हैं उन्हें स्टेनोहेलाइन बोलते हैं. Many freshwater animals cannot live for long in seawater and because of the osmotic problems they would face. तो बहुत सारे जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं ये सैलाइन वाटर में नहीं रह सकते.
ये आपको भी पता होगा कि जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं और जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम मरीन ऑर्गेनिजम्स जो सी में मिलते हैं. नेक्स्ट क्या है, अब ये थर्ड हो गया. थर्ड एबायोटिक कंपोनेंट इज लाइट. लाइट दे आर मेनली कंसर्न्ड अबाउट सनलाइट जो हमें सन से मिलती है. तो मैनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स एंड shrubs growing in forest, they are adapted to photosynthesize optimally under very low light conditions because they are constantly overshadowed by tall canopy trees. Now ये एक बहुत ही important point है and this is mainly important because of जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे ऐसा होता है कि जो नीचे प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं वो दे अडेप्ट देमसेल्व्स टू ग्रो इन वेरी लो एंड सब ऑप्टिमल लाइट, क्योंकि उन्हें वहाँ पे बहुत ही क्राउडेड होता है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में, तो सबको इक्वल लाइट नहीं मिलती. जो बड़े बड़े होते हैं वो ज़्यादा लाइट ले लेते हैं और उनकी कैनोपी बन जाती है, तो उसकी वजह से जो नीचे के प्लांट्स होते हैं उन्हें बहुत थोड़ी सी लाइट मिलती है. Many plants are also dependent on sunlight to meet their photoperiodic Many plants are also dependent on sunlight to meet their photoperiodic requirement for flowering. तो फ्लावरिंग के लिए भी बहुत सारे प्लांट्स सनलाइट पर डिपेंड करते हैं टू फ्लावर. एंड एनिमल्स भी डिपेंड करते हैं, ह्यूमंस भी डिपेंड करते हैं, सब लोग उस पर सनलाइट पर डिपेंड करते हैं. एनिमल्स मोस्टली जो डायर्नल है जिनको दिन में ही दिखता है दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन लाइट. एंड सीजनल वेरिएशंस इन लाइट एंड इंटेंसिटी की वजह से भी उनके जो खाने का तरीका है, रिप्रोडक्टिव तरीका है, वो सब चेंज होता रहता है. तो ये तो बात हो गई जो ऊपर में रहते हैं, बट जो ओशन में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वहाँ तक तो सनलाइट नहीं पहुँचती होगी. तो हाउ डू दे सर्वाइव? कैन यू थिंक? थोड़ा आप सोचिए इसके बारे में एंड लेट मी नो इन कमेंट्स कि इसका आंसर क्या होगा. तो इसका आंसर मैं अभी आपको बता ही देती हूँ. इसका आंसर ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स डीप डाउन लाइक मोर देन 500 मीटर्स रहते हैं इन ओशन में, दे मेनली उनकी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? मेराइन स्नो. तीन होती है, मेराइन स्नो, वेल फॉल्स एंड हाइड्रोथर्मल वेंट्स. तो ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि ये वाला दे हैव टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस. तो ये एक होता है. दूसरा वेल फॉल्स क्या होता है? जब वेल मर जाती है तो उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैटर होता है जो बहुत ही यूज़फुल होता है फॉर एनिमल्स लिविंग इन दी डीप वाटर. उनके लिए बहुत काम का होता है. एंड तो और ये मैराइन स्नो. तो ये तीन चीज़ें हैं जो विच आर द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन डीप वाटर. नाउ अब यहाँ पे एक और चीज़ उनने बोली है कि द यूवी कंपोनेंट ऑफ जो हमारी लाइट आती है उसमें भी बहुत सारा उसका बहुत ह्यूज स्पेक्ट्रम होता है. जो सन की लाइट होती है उसका बहुत ही ह्यूज स्पेक्ट्रम होता है. तो हम लोग तो बस विजिबल वाला ही देख पाते हैं, बट अल्ट्रा वायलेट भी होता है, इंफ्रारेड भी होता है, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं. नाउ दो स्पेक्ट्रम जो होता है लाइट का उससे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि कोई कोई ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट स्पेक्ट्रम से लाइट एब्जॉर्ब करते हैं. यहाँ पे फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है कि अमॉन्ग द रेड, ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी दैट इनहेबिट द सी विच इज़ लाइकली टू बी फाउंड इन डीपेस्ट वाटर. तो सबसे ज़्यादा गहरे पानी में क्या मिल सकता है? कौन सा ऑर्गेनिज्म मिलेगा? रेड, ग्रीन या फिर ब्राउन? तो आपको पता है तो ठीक है, वरना इसका आंसर क्या होगा? रेड. रेड क्यों होगा? क्योंकि रेड जो एल्गी है इट एब्जॉर्ब्स ब्लू लाइट, ब्लू पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम. जो हमारी विजिबल लाइट है उसमें विबग्योर होता है ना, आपको पता होगा. तो विबग्योर का जो ये ब्लू वाला कंपोनेंट है वो ये एब्जॉर्ब करता है. जो ब्राउन है वो येलो ऑरेंज वाला करता है, एंड जो ग्रीन है वो रेड वाला करता है.
तो रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो जो उसका वेवलेंथ ज़्यादा है, ग्रीन वाला क्या करता है, रेड वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन रेड का वेवलेंथ इज़ मोर, तो उसका वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डीप पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। ब्लू का वेवलेंथ कम है तो वो ज़्यादा डीप पेनिट्रेट कर पाएगा, इसीलिए वो डीप वाटर्स में मिल सकता है, और इसीलिए रेड ग्रीन विल बी फाउंड इन दी डीप सी। सबसे ज़्यादा अगर नीचे तक कौन सा एल्गी मिल सकता है, रेड एल्गी मिल सकता है सबसे ज़्यादा गहराई तक। नाउ नेक्स्ट क्या है, सॉइल। तो द नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल बहुत डिफरेंट जगह पे डिफरेंट सॉइल मिलता है। आपको पता होगा इंडिया में भी बहुत सारे टाइप्स की मिलती है, लैटेराइट सॉइल मिलती है, रेड सॉइल मिलती है, एलुवियल सॉइल मिलती है, ब्लैक सॉइल मिलती है। तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन, वो सॉइल किस पर डिपेंड करती है, क्लाइमेट, वेदरिंग प्रोसेस, सॉइल हैज़, या फिर वेदर सॉइल हैज़ बीन ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री, और या फिर हाउ इट अकर्ड, सॉइल का डेवलपमेंट कैसे हुआ। जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल मिलती है, और तो वो किस लिए मिलती है, क्योंकि जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वो कैसे बना था, वो उसमें वो वॉल्केनिक इरप्शन से बना था। जब हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट नॉर्थवर्ड मूव कर रहा था तो रीयूनियन आइलैंड्स के ऊपर वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही थी। वो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से हमारा डेक्कन ट्रैप्स बने हैं, तो इसीलिए जो ब्लैक सॉइल है वो उसकी वजह से मिलता है। और लैटेराइट सॉइल ट्रॉपिकल एरियाज़ में मिलता है, जैसे कि गोवा एंड कोस्टल एरियाज़ में, वो इसीलिए मिलता है बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड लीचिंग। वहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है, तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में, कोस्टल एरियाज़ में इंडिया में लैटेराइट सॉइल भी मिलता है। हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल की वजह से लैटेराइट सॉइल बनता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सॉइल के बारे में पढ़ा दिया, ये बेसिकली ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में है। नाउ तो अब जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल है, सच एज सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन, दे डिटरमाइन द पर्कुलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो सॉइल कैसा है उसके हिसाब से उसकी पर्कुलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकता है, ठीक है, लेकिन सैंडी सॉइल वाटर नहीं होल्ड कर सकता। सिमिलरली एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स में भी जो हमारा सॉइल होता है, जो सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, दे डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल्स। जो सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर डिपेंड करेगा कि जो डीप डाउन वाटर्स में, जो डीप वाटर्स में एनिमल्स रह रहे हैं, वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। तो इसीलिए सॉइल बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो एक बार से ये रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या एबायोटिक फैक्टर्स है। फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकेंड इज वाटर, थर्ड इज लाइट, फोर्थ इज सॉइल। नाउ नेक्स्ट क्या है, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। तो एक कंडीशन होती है हेमियोस्टेसिस। हेमियोस्टेसिस क्या होती है कि ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशंस दैट टेंड टू अपसेट इट्स होम्योस्टेसिस। तो जो एक ऑर्गेनिज्म है वो अपना जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट रखने का ट्राई करता है, इवन दो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज़ वेरिंग। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, फिर चेंज होता रहे, लेकिन फिर भी जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखने का ट्राई करता है। इस चीज़ को बोलते हैं हेमियोस्टेसिस। ओके, नाउ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये वैसे भी जो भी टर्म्स आती है यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ दोज टर्म्स, क्योंकि आपने देखा होगा 2021 प्रीलिम्स के पेपर में कि यूपीएससी ने मोस्टली टर्म्स के बारे में पूछ लिया कि व्हाट आर डेट्रीवर्स, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, ऐसा करके। तो अब ये देखो, अब यहाँ पे इनने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है। सपोज अ पर्सन इज़ एबल टू अब एक इंसान है, वो अपना बेस्ट कब दे सकता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे दे सकता है। तो वो उसको ट्राई करेगा मेंटेन करने की, इवन इन हॉट सन और कोल्ड। वो कैसे अचीव करते हैं, वी अचीव इट थ्रू आर्टिफिशियली। जैसे गर्मी है तो हम एसी लगा देते हैं, ठंडी है तो हीटर लगा लेते हैं, ऐसे करके हम ये तो आर्टिफिशियली अचीव कर लेते हैं।
बट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स दिस इज़ नॉट ईजी. उनके लिए ये बहुत ही अलग मैकेनिज्म है. तो वो कैसे ट्राई करते हैं, उनके डिफरेंट वेज हैं. फर्स्ट इज़ रेगुलेट, सेकेंड इज़ कन्फर्म, थर्ड इज़ माइग्रेट एंड फोर्थ इज़ सस्पेंड. तो ये 4 तरीक़ों से वो लोग अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करने को ट्राई करते हैं. तो चलिए हम देखते हैं ये 4 तरीके क्या है. फर्स्ट क्या है, रेगुलेट. सम एनिमल्स आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकली. Sometimes behavior also means which ensures constant body temperature, constant osmotic constriction और etc. तो कोई ऑर्गेनिजम्स है जो अपने फिजियोलॉजिकल मीन्स के थ्रू अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रख पाते हैं, एंड उसको बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन या फिर ऑस्मो रेगुलेशन. जो टेम्परेचर के थ्रू करते हैं तो उसे थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं. ऑस्मोटिक प्रोसेस के थ्रू करते हैं तो उसे ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं. नाउ जो बायोलॉजिस्ट थे वो क्या बोलते थे कि एक मैमल की सक्सेस तब होती है व्हेन इट इज़ एबल टू मैनेज इट्स टेम्परेचर. कोई भी चाहे वो कहीं पे भी हो, वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाता है तो वो सक्सेस है. तो नाउ जो मोस्ट मैमल्स होते हैं जैसे कि हम लोग ह्यूमंस, तो वी आर एबल टू मेंटेन आवर टेम्परेचर एट कांस्टेंट. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री होता है. हम इतना कांस्टेंट मेंटेन कर पाते हैं. तो हम ये कैसे करते हैं, समर में क्या करते हैं, अगर बहुत गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी से पसीना आने लगता है. तो पसीना आता है तो उससे क्या होता है, पसीने से इवेपोरेटिव कूलिंग होती है और हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है. विंटर में क्या होता है, बहुत ठंडी लगती है तो हम शिवर करने लगते हैं. इसकी वजह से इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज जिससे हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है और टेम्परेचर रेस कर देती है. नाउ प्लांट्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म. प्लांट्स के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है. तो मोस्टली एनिमल्स ये तो हो गया ह्यूमंस का. नाउ एनिमल्स क्या करते हैं, 99% ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये लोग कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट नहीं रख पाते हैं. उनकी बॉडी चेंज होती रहती है विद टेम्परेचर. द बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद एम्बिएंट टेम्परेचर. एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होता है, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन होता है. जो एक्वेटिक एनिमल्स का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता रहता है विद द चेंज इन एनवायरनमेंट. एम्बिएंट एयर वाटर चेंज के साथ उनका ये चेंज होता रहता है. नाउ तो इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, कन्फर्मर्स. दे आर सिंपली कन्फर्मर्स क्योंकि वो एनवायरनमेंट के साथ कन्फर्म कर लेते हैं खुद को. जो थर्मो रेगुलेशन है, अब यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है. इसमें क्या बोला है कि थर्मो रेगुलेशन जो है, जो हम ह्यूमंस कर पाते हैं, वो एनिमल्स क्यों नहीं कर पाते, और मोस्टली स्मॉल एनिमल्स, क्योंकि वो बहुत ही एनर्जेटिक एक्सरसाइज होती है, बहुत एनर्जी लगती है. तो आपने ऐसा सुना भी होगा कि पसीना आने से हमारा फैट जाता है, या फिर पसीना आना इज़ गुड फॉर हेल्थ, ऐसा बोलते हैं ना. तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी लगती है. तो थर्मो रेगुलेशन जो है, इट इज़ वेरी एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव. अब जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं वो ये नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि श्रीव्स एंड हमिंग बर्ड्स, हीट लॉस और हीट गेन इज़ अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया. अब जो हीट लॉस एंड हीट गेन होता है, इट इज़ बेसिकली अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया. सिंस एनिमल्स have larger surface area relative to their volume, they tend to lose body heat very fast when it is cold outside. Now organisms का जो surface area है, it is more than their volume. तो वो उनकी जो बॉडी हीट होती है उनकी, वो जल्दी खो देते हैं. तो उसकी वजह से नेक्स्ट टाइम अगर उनको वो गेन करनी है तो उनकी बहुत एनर्जी लगती है उसमें, to generate body heat through metabolism. This is the main reason why very small animals are found in polar region. तो इसीलिए इन reasons की वजह से बहुत कम animals मिलते हैं in polar regions. During the course of evolution, the cost and benefit of maintaining a constant internal environment are taken into consideration.
consideration, some species have evolved the ability to regulate, but only over a limited range of environmental conditions beyond which they simply conform. तो अब यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि some species, थोड़े से species हैं जिनने तरीका ढूंढ लिया है to regulate their body's temperature, but only in few, थोड़े limited range of temperature के लिए. सब जगह वो नहीं रेगुलेट कर पाते हैं, तो थोड़ी जगह पे वो रेगुलेट करते हैं, बाकी जगह पे दे सिंपली कन्फर्म. नाउ नेक्स्ट क्या है, इफ़ द स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशंस आर लोकलाइज्ड और रिमेन ओनली फॉर हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशंस है, स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशंस का मतलब क्या है, जैसे कि बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, या फिर जो भी कुछ भी ऐसा एनवायरनमेंट है जिसके लिए वो ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पे रह रहा है वो उससे यूज टू नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अगर ये थोड़े देर के लिए है, ये जो कंडीशन है ये थोड़ी देर के लिए है, तो ऑर्गेनिज्म के पास दो अल्टरनेटिव्स होती हैं, या तो वो माइग्रेट करेगा या तो वो सस्पेंड करेगा. ठीक है, तो माइग्रेट का क्या है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी बर्ड्स इंडिया में एवरी ईयर विंटर्स में आती है माइग्रेट करके, माइग्रेटरी बर्ड्स, और मोस्टली कहाँ पे, भरतपुर इन राजस्थान, वहाँ पे क्योलाडो नेशनल पार्क है, वहाँ पे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं. तो वो क्यों करती हैं, क्योंकि वो स्ट्रेसफुल हैबिटेट से अपने आप को बचाने के लिए करती है थोड़े टाइम के लिए. और एक जगह है डोयांग इन नागालैंड, डोयांग लेक इन नागालैंड, इट इज़ कॉल्ड बर्ड कैपिटल ऑफ, तो ये भी है. नेक्स्ट क्या है, या तो दो तरीके होते हैं बचने के उनको, बर्ड्स को, एनिमल्स को, या तो वो माइग्रेट करेंगे या तो वो सस्पेंड करेंगे. नाउ सस्पेंड में क्या है, इन बैक्टीरिया, फंगाई एंड लोअर प्लांट्स दे हैव various kinds of thick walled spores are formed which help them to survive unfavorable conditions. These germinate on availability of suitable environment. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि जो बैक्टीरिया है, फंगाई एंड लोअर प्लांट, ये तीनों चीज़ें याद रख लो कि बैक्टीरिया, फंगाई एंड लोअर प्लांट्स जो है दे हैव एबिलिटी टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशंस. तो यूपीएससी कभी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशंस, तो ये दे कैन सर्वाइव क्योंकि दे हैव एबिलिटी टू, दे हैव थिक वॉल्ड स्पोर्स. ठीक है, इसकी वजह से. नाउ जो हायर प्लांट्स होते हैं वो कैसे करते हैं अपने आप को, वो कैसे सर्वाइव करते हैं, तो उनका सीड डिस्पर्सल होता है, सीड्स एंड सम अदर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, उनके पास सीड्स एंड कुछ ऐसा वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो उन्हें हेल्प करता है टू टाइड ओवर द पीरियड ऑफ स्ट्रेस. ठीक है, नाउ दे डू सो, कैसे करते हैं वो, दे डू सो, वो अपना जब स्ट्रेसफुल टाइम होता है तो उस टाइम पे वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम कर देते हैं. नाउ ये तो हो गया प्लांट्स का. एनिमल्स का क्या है, एनिमल्स के दो तरीके होते हैं, जैसे कि हिबरनेशन, जैसे तो ये कौन करता है, बियर्स करते हैं. दे गो इनटू हिबरनेशन ड्यूरिंग विंटर में वो हिबरनेशन में चले जाते हैं ताकि उनको ठंडी ना लगे, टू एस्केप विंटर, एंड उस टाइम पे वो अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बंद कर देते हैं. और स्नेल्स एंड फिश, थोड़ी फिशेस एंड स्नेल्स दे गो इनटू एस्टिवेशन टू अवॉइड समर. ये समर रिलेटेड हीट के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए एस्टिवेशन में जाती हैं स्नेल्स एंड फिश. नेक्स्ट जू प्लैंक्टन स्पीसीज होती हैं जो कि लेक्स में मिलती हैं एंड पॉन्ड्स में. दे एंटर इनटू डायापॉज, अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट. तो वो अपना डेवलपमेंट ही रोक देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डायापॉज. तो यहाँ पे आपने 3 टर्म्स देखी, हिबरनेशन, एस्टिवेशन एंड डायापॉज. तो इतना, अब ये चैप्टर काफ़ी लंबा है और ये लेक्चर भी ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का हो चुका है, तो आज इधर ही करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. And if you like this video, then please like,
share and subscribe, and thank you for watching it.